Very good evening to all my dear students. I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन. आज का हमारा टॉपिक है जुडिशल प्रोसेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डरिंग. इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ जुडिशल प्रोसेस इज शेपिंग द सोसाइटी, हाउ they are maintaining the order in the society, and how it helps in the recognition of rule of law, in the recognition of fairness, equality, in the structure of the society, in the nature of the society. Now we understand that सोसाइटी और लॉ, ये जो दो वैल्यू हैं, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. तो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं. तो समटाइम दे आर अफेक्टिंग ईच अदर पॉजिटिवली एंड समटाइम दे आर अफेक्टिंग ईच अदर निगेटिवली. नाउ सोसाइटी जो है वो लॉ के बगैर नहीं रह सकती है, और वैसे ही लॉ जो है वो जैसा सोसाइटी वहाँ पे चाहती है, उनके जो एस्पिरेशंस है, डिमांड्स है, वैसे वो वहाँ पे सेट होना चाहिए. लीगल सिस्टम में वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं. एंड सो लॉ एंड सोसाइटी, these both, they are equally important in the legal system. और ये जब दोनों बैलेंस होते हैं तभी हम मानते हैं कि सोसाइटी में एक ऑर्डर है, एक डिसिप्लिन है. जो डिसिप्लिन इन द कंसेप्ट ऑफ धर्मा फ्रॉम द एंशंट फिलोसॉफी हम रीड करते हैं. तो जैसे एंशंट पीरियड ऑफ टाइम में राजधर्म था, जो राजा को फॉलो करना पड़ता था. वो जो है फ्रॉम द नेचुरल लॉ, वो ऑर्डर हमने एक्सेप्ट किया था, वो लॉ हमने एक्सेप्ट किया था. और उसी लाइन पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई सोसाइटी जो है वो लॉ के बगैर नहीं रह सकती, और ऑर्डरली सोसाइटी के लिए इन एवरी फेज देयर इज़ अ नीड ऑफ अ लॉ इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. जैसे आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 44 वी इंसर्टेड यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अ प्रोविजन in the part 4 of the constitution, that is directive principle of state policy. Why we taken into consideration that uniform civil code? Because we accepted the changing dimensions of the society, modern society, and according to that changing dimensions we understand that the educated society, modern society, though divided in different castes, different religions, they require such particular norm which can bring them on equal footing in terms of their civil transactions. And for that we have inserted article 44 in the constitution. Law हमेशा रूटेड रहता है विद द सोशल इंस्टीट्यूशंस, एंड इसकी वजह से देर आर सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं लॉ को. एंड एट द सेम टाइम इन द सोसाइटी जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, law must give answer to that particular variations or the changes or the transformation
whatever taken place in the society, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है और उनमें जो अलग अलग फैक्टर्स है, उनके जो इंटर रिलेशंस है और उन इंटर रिलेशंस के साथ लॉ कैसे रिएक्ट करता है, इसको स्टडी करना, इसको एनालाइज करना, दैट इज़ नथिंग बट द सोशल चेंज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग. एंड सो जो सोशल इंस्टीट्यूशन में हमें लगता है कि डिज़ायरेबल चेंजेस आने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए, वेरिएशंस आने चाहिए, उसे हम सोशल चेंज करके रिकॉग्नाइज करते हैं. एंड सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल प्रोसेस हो, सोशल इंस्टीट्यूशन हो, इसमें जो एक्सपेक्टेड चेंज थ्रू लॉ हम इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन ब्रॉड पर्सपेक्टिव, उसे हम सोशल चेंज बोलते हैं. और इसमें वी हैव टू एनालाइज वेरी क्लोजली द रोल ऑफ लॉ vis-a-vis द सोशल चेंज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लीगल सिस्टम को. ना इसमें जुडिशल प्रोसेस जो है, ये जुडिशल प्रोसेस का इम्पोर्टेंस क्या है? तो बेसिकली जुडिशल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसीजर है इन कनेक्शन विथ द डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस और इन कनेक्शन विथ द डिलीवरी ऑफ जस्टिस बाय एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. एंड सोशल ऑर्डरिंग का मतलब है एक्टिवेटिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जुडिशल प्रोसेस इन सेटिंग राइट द रॉन्ग डन और एलिमिनेटिंग इनजस्टिस फ्रॉम द सोसाइटी. तो हम किसे बोलते हैं कि वहाँ पे सोशल ऑर्डरिंग हुआ है? तो जहाँ पे जुडिशल प्रोसेस की हेल्प लेके, जुडिशल प्रोसेस को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम जो रॉन्ग है उसको राइट में कन्वर्ट करते हैं, तब हम मानते हैं कि वहाँ पे जस्टिस हुआ और इनजस्टिस जो है सोसाइटी से एलिमिनेट हुआ. और तब जाके सोसाइटी ऑर्डर में आ गई, डिसिप्लिन में आ गई, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो वहाँ पे सेट हो गया. ऐसे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. और इसमें जैसे आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक बेसिक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है फॉर द सोशल ऑर्डरिंग, जो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रीट इशू करता है. और रीट इशू करके दे आर गारंटीइंग द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और उससे सुप्रीम कोर्ट कैन इंश्योर द सोशल ऑर्डरिंग इन द इंडियन सोसाइटी. और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बीइंग एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये देखता है कि विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल प्रोसेस इन द एरिया ऑफ सोशल डिसऑर्डर they will set the right, they will guarantee the rule of law, and they will eliminate all the disorder, inequality from that particular social sphere. That is something the very importance, and that is something the role of judicial process in the social ordering. Now इसमें अगर हम वेरियस जजमेंट्स इन द वेरियस पर्टिकुलर एरियाज़, उसको अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो अगर बैकवर्ड क्लासेस की बात हम करते हैं तो इसमें हम इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो लैंडमार्क जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में डिलीवर किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट द रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड above 49% in relation with the husband-wife relations.
if the husband, being a Hindu, solemnize a second marriage, his marriage can be declared as a void marriage, and second marriage will be considered as a offense under IPC, under section 494 of the Indian Penal Code, as a bigamy. This was also considered as a note which is taken by the Supreme Court of social order, what is expected in the Indian society. And so in regards with that, Lily Thomas versus Union of India in 2000, the Supreme Court decided this particular case. Then the issue of bride burning, dowry system in India, and that is also the social evil which was practiced to the extent that the brides were being burned in the greed for more and more dowry. And this social evil in Paniben versus State of Gujarat, the apex court also considered as a very evil discriminatory practice against the woman, and this should not be tolerated, and hence the heavy punishment should be awarded in such particular cases. In Bandhuwa Mukti Morcha versus Union of India 1984, Supreme Court decided that there is a need to eliminate socio-economic evils, and that is the evil of bonded labor, including child labor. This is also a good example of judicial process which is given by the Supreme Court in this particular case. Intercaste marriages, everybody is having a choice to marry with a person which he likes or she likes. The practice like honor killing should not be tolerated in the Indian society, and for that reason Lata Singh versus State of UP 2006 judgment, the apex court reiterated that there should be a protection of such boy and girl who solemnize the intercaste marriage or interreligious marriage. MC Mehta versus State of Tamil Nadu, the issue of child labor. On the line of Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, the Supreme Court issued the guideline for the protection of such children, and Supreme Court gave the directions to the state government to ensure the fulfillment of that legislative intention of Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का जजमेंट, जिसमें जो प्रॉस्टिट्यूट के चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इशू करता है. एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा, मेन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. So Air India should not frame such rules which are discriminatory, violative to fundamental rights of a woman. That was held in Air India versus Nargis Mirza. Case of Center for Inquiry into Health and Allied Themes versus Union of India 2001 judgment. Supreme Court issued the guidelines that PNDT Act should be implemented in a effective manner, and such kind of offences of feticide should not be tolerated. Vishaka versus State of Rajasthan, that is sexual harassment of women at workplaces. Even that is also a very landmark judgment to set an example how judicial process can play a very instrumental role in protecting the rights of women, and through that creating a social order in the society. So these are the cases in which Supreme Court rightly used the judicial process for setting the
social order in the Indian society. And so, what assured by the preamble, what guarantee given by the preamble that we will attain the social justice for every citizen, and in that attainment of social justice, the role of judiciary and the very role of judicial process, that becomes a very significance, and in that to deliver the social justice by eliminating socio-economic imbalance and social injustice from the society, that is the very object of the judicial process within the territory of India. And so the ultimate goal of judicial process undoubtedly is to ensure social order and to make the society safer for its people with the help of Article 32 or with the help of Article 226 of the Indian Constitution, rightly tried in that direction that they successfully protected their citizens, they successfully shape or mold the very thinking of the society, and through that the judiciary very effectively maintain the order in the society that we need to accept, that we need to understand. So I hope ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।